मेरा नाम है किशन कनौजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं MMPC 4 अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। हमें डिस्कस करना है कि भाई ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट्स क्या होते हैं किसी कैश फ्लो स्टेटमेंट के, कितने टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको ध्यान रखना होता है किसी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते समय। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है? कैश फ्लो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग कैश कितना आया और कितना कैश गया किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में, इसको हम लोग स्टेट करते हैं, नोट करते हैं, राइट। इसको क्लासिफाई किया जाता है 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ के बिहाफ पे। किसी बिजनेस को ऑपरेट करने वाली एक्टिविटीज़, बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज़ और बिजनेस को फाइनेंस करने वाली एक्टिविटीज़ एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, राइट। तो ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर आती है कोर बिजनेस एक्टिविटीज़। कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ में कितना कैश हमें कस्टमर से मिला है, कितना हमने सप्लायर्स को पे किया है, और उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड्स में रिपोर्ट किया जाता है। इन्वेस्टिंग एक दूसरी एक्टिविटी है जिसमें हम लोग कैश फ्लो को जो है नोट करते हैं, राइट। उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग। वो है एक्विजिशन, किसी भी फिक्स एसेट को हमने एक्वायर किया है या उसको डिस्पोज किया है, उससे कितना कैश जनरेट हुआ है। इन्वेस्टमेंट हमने किसी असेट में किया हो तो वो भी हम लोग यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट करते हैं, राइट। नाउ फाइनेंसिंग एक तीसरा एक्टिविटी है जिसके अंदर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, राइट, रिपोर्ट करते हैं। वह है इक्विटी, बोरोविंग्स एंड डिविडेंड्स की फॉर्म में। क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को बनाने के? पहला, अगर मेरे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो मुझे पता लग जाएगा मेरे बिजनेस की लिक्विडिटी कैसी है, राइट। कैश जनरेशन के बारे में मेरे को पता लगता है और मेरा बिजनेस कितना फ्लेक्सिबल है फाइनेंशियली, इसके बारे में मुझे यहाँ पर पता लग जाता है। क्या क्या फ़ायदे होते हैं? देखो, अगर मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पता है तो मुझे पता रहेगा बिजनेस के अंदर कितना कैश है, इससे मुझे प्लानिंग में मदद मिलेगी। हमारी कैश पोजीशन के बारे में पता लग जाता है। जो भी हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस बनाते हैं, चाहे वो मैनेजर से रिलेटेड हो, इन्वेस्टर्स और लेंडर्स, वो लोग बढ़िया डिसीजन बना सकते हैं बेस्ड ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, right? This was about the question number 1. Now let's move to the question number 2. Write short notes on any 4 of the following. पहला है अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए, अकाउंटिंग हम लोग करते क्या है कि इसके अंदर जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो रिकॉर्ड करता है, प्रोसेस करता है और कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल डेटा को, जिससे हम डिसीजन बना सकें। क्या क्या की फीचर्स रहते हैं अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम में? देखो, अकाउंटिंग में हम लोग डेटा ही तो कलेक्ट करते हैं, राइट। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, किसको दिए, किससे मिले, ये सारी बातें हम लोग डेटा कलेक्शन की फॉर्म में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर ऐड कर लेते हैं। फिर इसको प्रोसेस किया जाता है, क्लासीफाई और समराइज़ किया जाता है, राइट। अलग अलग अकाउंट्स बनाकर उनके बिहाफ पर क्लासिफिकेशन होता है और उनको समराइज़ किया जाता है। फिर इनकी रिपोर्टिंग होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है और इनको कम्युनिकेट किया जाता है जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि उस बिज़नेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों तक ये बात पहुंचाई जाती है, राइट। इससे होता क्या है भाई, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम से ये हमारी प्लानिंग, कंट्रोल और इवैल्यूएशन को सपोर्ट करता है, राइट। और हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में मदद करता है कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पहले कैसी थी, अभी कैसे और आगे कैसी होनी चाहिए, राइट। अगर मुझे सही समय पर सही जानकारी मिल जाएगी मेरे फाइनेंशियल पोजीशन की तो मैं सही डिसीजंस ले पाऊँगा अपने फाइनेंशियल्स को लेकर। नेक्स्ट शॉर्ट नोट इज ऑन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है बेसिकली। इस कॉन्सेप्ट के अंदर बिजनेसेस को ना सेपरेटली ट्रीट किया जाता है फ्रॉम इट्स ओनर्स। जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाते हैं। की पॉइंट्स क्या हैं भाई बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के? देखो, ओनर का जो कैपिटल होता है उसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो ओनर है, राइट, और जो बिजनेस है, ये दोनों की दोनों अलग एंटिटी हो जाती है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर। बिजनेस भी एक एंटिटी की तरह एक्ट करता है, इसका भी एक अपना पैन कार्ड होता है, इसको एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, आप ऐसा समझ लीजिए, राइट। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया हुआ है, ये बिजनेस इस ओनर के कैपिटल को एज अ लायबिलिटी ट्रीट करता है कि ये पैसा वापस देना है। नाउ
पर्सन एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड सेपरेटली। इससे हमें जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो थोड़ी एक्यूरेट हो जाती है हमारी। क्या क्या फ़ायदा मिलता है भाई बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का? देखिए, जो लीगल या फिर टैक्स कंप्लाइंसेज है ना, इसके अंदर क्लैरिटी आ जाती है कि किसके अकाउंट को चेक करना है, बिजनेस के अकाउंट को या ओनर के अकाउंट को। जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको क्रिटिकली इवेल्युएट किया जा सकता है, उसकी परफॉर्मेंस को पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट इज़ ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखिए, 3 तरीके के हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल या फर्म से रिलेटेड होते हैं। जैसे राम का अकाउंट, जब भी हम किसी के नाम या फिर किसी पर्सन या इंडिविजुअल के अकाउंट की बात करेंगे तो उसमें एपिस्ट्रॉफी एस लगाना ज़रूरी होता है, राम्स अकाउंट, ठीक है, राइट। इसके अंदर रूल क्या रहता है कि जो रिसीवर होता है उसको डेबिट किया जाता है, जो गिवर होता है उसको क्रेडिट किया जाता है। रियल अकाउंट के अंदर भाई रियल अकाउंट जो होते हैं वो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। टेंजिबल एसेट्स जिनको छुआ जा सके, इनटेंजिबल एसेट जिनको छुआ नहीं जा सकता। अब जैसे गुडविल हो गई, ठीक है, इसको छुआ नहीं जा सकता भाई। गुडविल हमें दिखती थोड़ी है कि 5 किलो गुडविल है, ऐसा नहीं होता, राइट। इंटेंजिबल है वो। तो जितने भी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनके लिए जो अकाउंट बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट्स। जो भी चीज़ें इस अकाउंट के अंदर आती हैं उनको डेबिट किया जाता है और जो इस अकाउंट से जाती हैं उनको क्रेडिट कर दिया जाता है। नॉमिनल अकाउंट में इनकम एक्सपेंस अकाउंट काउंट होते हैं। इनकम से रिलेटेड सारे अकाउंट, एक्सपेंस से रिलेटेड सारे अकाउंट। तो इसमें रूल रहता है कि जितना भी एक्सपेंस हुआ है वो सब डेबिट होगा और जितना इनकम हुआ है वो सब क्रेडिट होगा। ओके, राइट। नाउ जनरली आप देखोगे कि नॉमिनल अकाउंट ऊपर वाले दोनों अकाउंट के रूल से थोड़ा सा उल्टा होता है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आपके पास जो इन्वेंट्री है यानी कि जो भी माल रखा हुआ है गोदाम में, ओके, उसका वैल्यू पता लगाने के लिए क्या प्रोसेस है? तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम अनसोल्ड स्टॉक को किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड एंड गुड्स सोल्ड एंड एक्यूरेट प्रॉफिट्स के बिहाफ पे। क्या क्या तरीके होते हैं भाई? फीफो, ओल्डेस्ट इन्वेंट्री सोल्ड फर्स्ट, लीफो, न्यूएस्ट इन्वेंट्री सोल्ड फर्स्ट। जब इन दोनों रूल्स का यूज़ करते हैं तो इससे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पता लगता है। नेक्स्ट इज वेटेड एवरेज। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट से भी हमें पता लगता है कि हमारे पास ओवरऑल इन्वेंट्री कितने रुपए की बची हुई है, राइट। लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। भाई देखो, कभी कभी ना मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो प्राइस है आइटम्स के वो गिर जाते हैं, उसके बिहाफ पे भी हम अपनी इन्वेंट्री को वैल्यूएट करते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं भाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन के? पता लगाता है, इससे हमें पता लगता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अभी कैसी है। जितने भी स्टैंडर्ड कंप्लायंस हैं उनको रिपोर्ट करने में हमें मदद मिलती है और करेक्ट प्रॉफिट फिगर्स हमें कंप्यूट करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट इज ऑन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है बेसिकली। इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं मॉनेटरी कॉन्सेप्ट बेसिकली। मनी मेजरमेंट, ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। जितने भी मॉनेटरी टर्म्स के अंदर ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सके, इन सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोग मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर रखते हैं, राइट, जिनको अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। क्या की फीचर्स रहते हैं? नॉन क्वान्टिफाइबल आइटम्स को हटा दिया जाता है, जैसे एम्प्लॉय का मोराल, ब्रांड की रेपुटेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग ऐड नहीं करते। ये यूनिफॉर्मिटी बना के रखता है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे रुपीज़ में बात हो रही है तो रुपीज़ में ही बात होगी सभी अकाउंटिंग बुक के अंदर, कहीं डॉलर की बात नहीं आएगी, राइट। फोकसेज ऑन मेजरेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जितनी भी मेजरेबल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिनको नंबर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उन पर ही फोकस करता है। लिमिट क्या है भाई? देखो, जो चीज़ें सिर्फ नंबर्स में कैलकुलेट की जा सकती है वो सब नॉन क्वांटिफाइबल मेजर्स को हटा देती है, तो यही लिमिटेशन है जनरली। जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं जो परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, जैसे एम्प्लॉय का मोराल, मोटिवेशन, ठीक है, राइट, ये सारी चीज़ें ये इग्नोर कर देता है। ये अंडर प्रेजेंट कर सकता है बिजनेस की वैल्यू को। हो सकता है पैसा बड़ा कम हो पर वैल्यू मार्केट में ज़्यादा हो, मोराल्स हमारे अच्छे हैं, ठीक है, राइट। तो इसका एप्लीकेशन जनरली कहाँ होता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का। ये जब भी हम ऑब्जेक्टिविटी या कंपेरेबिलिटी की बात करते हैं ना फाइनेंशियल टर्म्स में, राइट, वहाँ पर यूज़ करते हैं। लेकिन लिमिट है भाई इसकी, ये सिर्फ क्वांटिफाइबल एस्पेक्ट्स को ही कंपेयर कर सकता है, नॉन क्वांटिफाइबल आइटम्स को नहीं कर सकता।
right? Now let's move to the question number 3. What is absorption and marginal costing? Describe the difference between them. Discuss various methods used for segregation of semi variable cost. अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिकली होता क्या है, इसमें जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, चाहे वो वेरिएबल हो प्लस फिक्स्ड हो, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको दो कॉस्ट लगती है, राइट? एक वेरिएबल लेबर, फिक्स्ड मशीनरी. तो ये इससे किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आती है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. फीचर क्या रहता है इसका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का? देखो, इसमें जो ओवरहेड्स होते हैं ना वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जितने भी बाद में हमारे खर्चे आते हैं वो इसी के साथ जुड़ जाते हैं. इन्वेंट्री इंक्लूड्स फिक्स कॉस्ट. इसका यूज़ होता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में, प्रॉफिट स्टॉक के बिहाफ पे बदल जाता है. लेकिन जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करती है. फिक्स कॉस्ट को एज अ पीरियड कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है. यहाँ पे इसका फीचर है, इसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो भी कंट्रीब्यूशन है उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया जाता है, राइट? तो इसका यूज़ करते हैं इंटरनल डिसीजन मेकिंग के दौरान या फिर ब्रेक इवन एनालिसिस में. ब्रेक इवन एनालिसिस जनरली ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आ जाए. ओके, राइट? तो एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग. देखिए, इन्वेंट्री में एब्जॉर्प्शन जो कॉस्टिंग है वो फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड करती है इन्वेंट्री कैलकुलेट करते समय, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंट्री कॉस्ट को हटा देती है. ठीक है, राइट? जो फिक्स कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग उसको हटा देती है. प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करती है? एब्जॉर्प्शन के अंदर जो प्रॉफिट है वो स्टॉक लेवल्स के बिहाफ पे वेरी करता है, लेकिन मार्जिनल में स्टॉक लेवल से कोई लेना देना प्रॉफिट का नहीं है. यूज़ कहाँ किया जाता है? एब्जॉर्प्शन को रिपोर्टिंग के लिए, मार्जिनल को प्लानिंग के लिए. अब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? देखिए, जिसमें कुछ फिक्स्ड अमाउंट हो और कुछ वेरिएबल एलिमेंट्स हो. जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग यूज़ करते हैं तो मीटर लगाने का पैसा लगता है, राइट? ओके, तो ये फिक्स अमाउंट हो गया. फिर उसके बाद जितना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करेंगे उतना हमारे पास बिल आएगा. तो मीटर का तो पैसा लगा ही लगा, अब हमें हर यूनिट का भी पैसा देना पड़ेगा. ऐसे हमारे फ़ोन बिल्स के साथ होता है. एक फ़ोन हम पहले फ़ोन लाइन सेटअप करवाएंगे, उसका तो खर्चा लगेगा ही लगेगा, साथ में हर महीने जो रिकरिंग कॉस्ट आएगी वो भी लगेगा. जैसे हम वाईफाई लगवाते हैं ना, तो वाईफाई लगवाने का 5,000 रुपये मान लेते हैं उन्होंने ले लिया, और हर महीने अब वो 1,000 रुपये लेते रहेंगे. तो ये क्या हो गया? ये फिक्स हो गया भाई, और ये वेरिएबल हो गया. तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी, राइट? अब सेग्रीगेशन मेथड्स क्या होते हैं? देखो, हाई लो, स्कैटर ग्राफ, लीस्ट स्क्वायर, ये सब के सब बजटिंग या फिर कॉस्ट एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं. इसको रिग्रेशन मॉडल भी बोलते हैं. ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द question number 4. What is activity based costing? Differentiate it from traditional costing system and discuss its objective, merits and demerits. Explain the process of its application in organization. देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती क्या है? एक्टिविटी बेस्ड जो कॉस्टिंग होती है ये ओवरहेड्स के बिहाफ पे जो एक्चुअल एक्टिविटीज़ होती है और रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं उन सभी को मिलाकर बनाई जाती है, राइट? ऑफरिंग मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट देन ट्रेडिशनल मेथड्स. तो इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ करेंगे उसके हिसाब से कॉस्टिंग आती जाएगी. कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वर्सेस एबीसी कॉस्टिंग. देखिए, ड्राइवर्स क्या रहते हैं? एबीसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बेस्ड ड्राइवर्स का यूज़ करता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल है वो वॉल्यूम बेस्ड ड्राइवर्स का यूज़ करता है. एक्यूरेसी, एबीसी इज़ मोर प्रिसाइज. कॉम्प्लेक्सिटी, एबीसी इज़ डेटा इंटेंसिव. जितना ज़्यादा एक्टिविटी उसके अंदर हुई उतनी ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, यस और नो? तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स है. कितनी एक्टिविटीज़ कब कब हुई हैं, उनका क्या क्या मॉनिटरी जो है कॉस्ट लगा है, वो सब इसके अंदर काउंट हो जाता है. ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं गाइस? इससे कॉस्ट की एक्यूरेसी बढ़ जाती है. आप अगर हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट को इवेल्युएट करने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपसे कुछ छूटेगा नहीं. तो यहाँ पर कॉस्ट की एक्यूरेसी बढ़िया हो जाएगी, आपकी प्राइसिंग को मदद मिलती है और इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई आप कर पाते हैं. मेरिट्स क्या रहते हैं? बढ़िया डिसीजन ले पाते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, कॉस्ट कंट्रोल कर पाते हैं और प्रोसेस को इम्प्रूव कर पाते हैं, राइट? कहाँ कहाँ हम लोग ख़राब एक्टिविटीज़ कर रहे थे, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में पैसा लगा रहे थे, वो सारी एक्टिविटीज़ बंद करके सिर्फ नेसेसरी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना हम लोग जारी रख सकते हैं. डीमेरिट्स क्या है? बड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई. हर एक एक्टिविटी को नोट करना, उसको प्रोसेस करना, उससे डिसीजन बनाना एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है. तो दूसरा, कॉस्टली भी है, राइट? एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए सूटेबल नहीं रहता. प्रोसेस क्या होता है भाई?
ABC कॉस्टिंग का, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जिसे बोलते हैं बेसिकली, हम लोग इसमें एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, हर एक एक्टिविटी को कॉस्ट असाइन करते हैं और उसके कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आखिर इस एक्टिविटी को करने में पैसा किस किस काम की वजह से लग रहा है, राइट। फिर जो ड्राइवर्स के रेट हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, फिर कॉस्ट को एलोकेट करते हैं और टोटल कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं, राइट, टोटल जितना भी पैसा आ गया। ओके, तो ये हो गया ABC कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जिसे बोलते हैं जनरली, ABC कॉस्टिंग नहीं, AB कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होती है भाई? परफॉर्मेंस बजटिंग लिंक्स टू एक्सपेंडिचर टू मेजरेबल रिजल्ट्स, फोकसिंग ऑन आउटपुट्स एंड आउटकम्स रेदर देन इनपुट बेस्ड एलोकेशन। इसको हम लोग परफॉर्मेंस बजटिंग बोलते हैं। क्या की फीचर्स रहते हैं गाइस? हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने में मदद मिलती है और परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, राइट। ओके, कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, ख़राब जा रही है, कैसा हो रहा है। बजट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बजट बनाते हैं। इसमें जो एम्फेसिस है वो एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे दिया जाता है, राइट। क्या क्या फ़ायदा रहता है? देखो, अगर हम परफॉर्मेंस बजटिंग करेंगे तो हमारी जो स्पेंडिंग है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अलाइन करती रहती है। दूसरा, हमारी प्लानिंग अच्छी हो जाती है, कंट्रोल और इवैल्यूएशन भी अच्छा हो जाता है। हमारी जो मार्जिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा, मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। रेदर देन एलोकेटिंग 10 करोड़ टू एजुकेशन, इट एम्स टू बिल्ड 50 क्लासरूम और रेज लिटरेसी बाय 10%। ये परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग हो गई कि भैया हम 10 करोड़ रुपए एजुकेशन में लगा रहे हैं, पता नहीं लग रहा, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग कर रहे हैं ना कि भाई 50 क्लासरूम हम लोग बनाएंगे और लिटरेसी हमें लिटरेसी रेट जो है वो 10% से बढ़ाना है। इसमें जो बजट लगेगा ये परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए 10% की, तब उसमें जितना बजट लग जाए, राइट। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग होगी, यूज्ड इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स फॉर रिजल्ट ड्रिवन बजटिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट वी नीड टू एक्सप्लेन इज जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर किसी भी रेफरेंस का यूज़ नहीं किया जाता, इन विच नो रेफरेंस इज मेड टू प्रीवियस बजट्स। ओके, मान लेते हैं पहली बार आपने कोई कंपनी खोली है, ये जब जैसे AI कंपनीज आई होंगी, अब मैं ChatGPT का नाम ले लेता हूँ, ठीक है, मैं नाम ले लेता हूँ ब्लैक बॉक्स AI का, ठीक है, ये हम लोग क्लॉड का नाम ले लेते हैं, ठीक है, राइट, पेंडोरा का, बहुत सारे AI है गाइस, बहुत सारे AI है। नाउ सो होता क्या है कि जब ये पहली बार मार्केट में लॉन्च हुए होंगे, इनमें से कोई पहली बार आया होगा, इनके पास कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं होगा कि AI बेस्ड जो है सर्विसेज के लिए कितने पैसे लिए जाते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया होगा, जीरो बेस्ड बजटिंग का यूज़ ही करेंगे, क्योंकि और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, क्योंकि किसी भी प्रीवियस बजट का इसके अंदर रेफरेंस यूज़ नहीं किया जाता। जैसे अगर आप आज घड़ी की कंपनी खोलेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि भाई मार्केट में घड़ी जो है वो 200 रुपये से लेकर मिलना शुरू हो जाती है, 2 करोड़ 20 करोड़ तक की घड़ी मिलती है, राइट, है ना, 20 CR 200 CR इतने तक की घड़ी भी मिलती है। तो आपके पास पहले से एक रेफरेंस है। तो यहाँ पर जब बजट बनाया जाता है तो जीरो बेस्ड बजटिंग को यही कहा जाता है कि इसमें कोई भी प्रीवियस रेफरेंस हम लोग नहीं ले रहे। ईच एक्सपेंस मस्ट बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ करंट नीड एंड इफेक्टिवनेस, और रिसोर्सेज उसी के बिहाफ पे एलोकेट किए जाते हैं। देखो क्या की फीचर्स हैं जीरो बेस्ड बजटिंग का, कोई भी रेफरेंस हम लोग पास्ट बजट से यूज़ नहीं करते। फुल जस्टिफिकेशन चाहिए होता है कि हम पैसा जो खर्च कर रहे हैं या इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं वो किस लिए चार्ज कर रहे हैं। डिसीजन पैकेजेस के लिए यूज़ किया जाता है, प्रायोरिटी बेस्ड फंडिंग इसमें की जाती है। फ़ायदा होता है इसमें, जो वेस्ट होता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, फ्रेश थिंकिंग को एनकरेज किया जाता है और रिसोर्सेज एलोकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर लिया जाता है, ठीक है। साथ के साथ लो प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं भाई जीरो बेस्ड बजटिंग का? बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, आपको हर एक फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, राइट, कि आप डायरेक्टली देख के कि हाँ ये चीज़ इतने रुपए में जा रही है तो हम लोग भी इतने रुपए में खर्चा कर देते हैं, राइट। तो आपके पास कोई भी पुराना रेफरेंस नहीं है, तो इसमें बड़ा टाइम लगने वाला है। स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है, कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डिपार्टमेंट मस्ट जस्टिफाई एवरी रुपी इंस्टीड ऑफ रिपीटिंग लास्ट ईयर्स बजट, राइट। इस साल हमने कितना पैसा खर्च किया, उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया है उसको हमें जस्टिफाई करना है। ये नहीं कि पिछले साल हमने 10 करोड़ खर्च किया था, इस साल तो हमने सिर्फ 10 लाख रुपए ही खर्च किया है, तो इससे 10 लाख रुपए की वैल्यू कम नहीं हो जाती, राइट। तो ये ज़ीरो बजटिंग है।
जीरो बेस्ड बजटिंग है, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज एनुअल रिपोर्ट? डिस्क्राइब द information contained in non-audited content in an annual report and discuss their significance for investors. देखिए जो एनुअल रिपोर्ट होती है, द एनुअल रिपोर्ट इज अ कंपनीज ईयरली पब्लिकेशन कंटेनिंग बोथ ऑडिटेड फाइनेंशियल्स एंड नॉन ऑडिटेड डिस्क्लोजर्स. नॉन ऑडिटेड कंटेंट के अंदर क्या होता है? चेयरमैन की स्टेटमेंट क्या है भाई, कोई स्ट्रेटेजिक मैसेज है शेयर होल्डर्स के लिए. डायरेक्टर्स की रिपोर्ट क्या है? फाइनेंशियल हाईलाइट उन्होंने कोई दिया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कुछ कहा है, गवर्नेंस से रिलेटेड कोई कमेंट किया है, राइट. ठीक है. मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ने इंडस्ट्री ट्रेंड को लेकर, रिस्क आउट को लेकर कुछ कहा. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, बोर्ड स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कंप्लायंस कैसी रहेंगी, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट BRR, EGS इनिशिएटिव्स कैसे हैं, राइट. कॉर्पोरेट इन्फो एंड शेयर होल्डर्स डिटेल जैसे कॉन्टैक्ट, लिस्टिंग इन्फो, ये सारी की सारी बातें. अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, ये सारी की सारी नॉन ऑडिटेड कंटेंट है. बेसिकली इसको किसी भी फाइनेंशियल ऑडिट के दौरान हम लोग इसको ऐड नहीं करते, ऑडिट नहीं किया जाता इनको, राइट. ओके. नाउ इसका जो यूज़ होता है नॉन ऑडिटेड कंटेंट्स का, वो इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है कि भाई किसने क्या कहा है. स्ट्रैटेजी को लेकर मदद मिल जाती है, रिस्क को लेकर पता लग जाता है, मैनेजमेंट की क्वालिटी को लेकर पता लग जाता है, गवर्नेंस के स्टैंडर्ड का पता लग जाता है, जिससे इन्वेस्टर्स जो है अपने इन्वेस्टिंग को लेकर सतर्क हो जाता है और वो वाइसली डिसीजन ले सकता है, डेटा बेस्ड डिसीजन ले सकता है, राइट. ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी रहेगी इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो इससे जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस है ना इन्वेस्टर्स को, उसमें मदद मिलती है. दिस इज़ अबाउट द एनुअल रिपोर्ट एंड non-audited content of annual report. Okay, right. Now let's move to the question number 7. What is forensic accounting? Forensic accounting जो है वो क्या है? हमें एक कॉर्पोरेट फ्रॉड का ओवरव्यू देना है, डिस्क्राइब करना है कॉन्सेप्ट को फ्रॉड ट्रायंगल के. फ्रॉड ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग बेसिकली क्या होती है? एक स्पेशलाइज फील्ड है जिसके अंदर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स का यूज़ किया जाता है, जिससे हम इन्वेस्टिगेट कर सकें और प्रिवेंट कर सकें फ्रॉड्स को लीगल यूज़ के लिए. अब कॉर्पोरेट फ्रॉड्स कितने तरीके के होते हैं गाइस? जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड होते हैं, असेट मिस एप्रोप्रिएशन फ्रॉड्स होते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्राइबरी, साइबर फ्रॉड्स, इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं. जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो फ्रॉड्स होते हैं वो रिपोर्टिंग्स जो है मिस रिपोर्टिंग कर देते हैं अर्निंग से रिलेटेड, जिससे जो इन्वेस्टर है वो गलत डिसीजन ले लेता है. वो किसी ख़राब फाइनेंशियल हालत वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि उनकी रिपोर्ट झूठ बोल रही है. असेट का मिस एप्रोप्रिएशन, थेफ्ट या एम्बेजलमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है. चोरी हो गई या किसी और काम के लिए यूज़ कर लिया गया उसी काम को और दोबारा से असेट को उसी में काउंट करा दिया गया. इम्पैक्ट क्या होता है भाई? जब भी कोई कॉर्पोरेट फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, इसमें रेपुटेशनल डैमेज मिलती है, लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं. अभी फ्रॉड होता कैसे है? देखो, फ्रॉड करने के लिए ना आपको कोई पर्सनल या फिर फाइनेंशियल मोटिवेशन मिलता है, प्रेशर आता है आपके पास. मान लेते हैं आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसमें बहुत पैसा लगने वाला, आपको कहीं से नहीं लग रहा कि कोई उम्मीद बाकी है, कोई लोन आपको देगा इतना मोटा बिना कोलेटरल के, तो आपके ऊपर अब बस फाइनेंशियल मोटिवेशन आपके पास आया है, या फिर आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा. इतनी बड़ी चोरी आपको दिख रही है कि सामने से चोरी कर सकते हैं आप, ठीक है, राइट. आपके पास जो है बहुत सारी चीज़ें, तो ये प्रेशर बनता है. फिर आप अपॉर्चुनिटी हंट करते हैं. कंट्रोल सिस्टम अगर वीक है, सिस्टम के अंदर फ्लॉज हैं, ठीक है, राइट. अगर ताला खुला हुआ है तो चोर जो है ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता ताला हटाकर चोरी करने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी देखता है वो. आप नोटिस करते हैं जो प्योर चोर होते हैं उनके लिए तो ताला लगाना ना लगाना बात बराबर है, लगा होगा तोड़ लेंगे क्योंकि उनका काम ही चोरी है. लेकिन अगर किसी के पास पहले से फाइनेंशियल या फिर पर्सनल मोटिवेशन है तो वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, और अगर उस समय ताला नहीं लगा यानी कि कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लॉज हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए चोरी कर लेता है, फ्रॉड करा देता है, राइट. रैशनलाइजेशन, जस्टिफाइंग अनएथिकल एक्ट्स. आप जस्टिफाई कर देते हो कि नहीं नहीं हमने तो बस वापस कर दिया, पैसा लेकर इन्वेस्ट किया, पैसा कमाया और वापस कर दिया. रोल क्या रहता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग का? ये फ्रॉड डिटेक्ट करने में मदद करती है, प्रिवेंशन में मदद करती है, जितने भी फाइनेंशियल एनालिसिस हैं उनको लिटिगेट करने में मदद करती है, हेल्प करती है, राइट.
और इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट के बारे में भी बताती है. नाउ लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ दिस लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, राइट. एक वाटर पंप कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है शावर नाम से वाटर पंप. इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. जो बजट है वो इस तरीके से है, ठीक है, राइट. तो भाई हमारे पास बजट का आउटपुट है 200 यूनिट बनने चाहिए. वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़ के अंदर है. मटेरियल में हम लोग लगा रहे हैं 1,32,000 रुपये, लेबर में लग रहे हैं 26,000 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है 62,000 रुपये का, और टोटल खर्चा जो आ रहा है हमारे पास 2,20,000 रुपये का. जो फिक्स कॉस्ट लग रही है हमारी, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है 45,000 रुपये की, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है 56,250 रुपये की. टोटल लग रही है 1,01,250 रुपये की. टोटल कॉस्ट आ रही है हमारे पास 3,21,250 रुपये की, राइट. ओके ना. तो ये जो कॉस्ट है और ये कॉस्ट, प्रॉफिट हम लोग ऐड करना चाहते हैं 28,750 रुपये का. तो टोटल सेल कितने की होगी? 3,50,000 रुपये की. तब जाके ये बात पूरी होगी 200 यूनिट्स के लिए. नाउ हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट विद 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस. अगर हम सेलिंग प्राइस को 10% से बढ़ा दें और सेल्स वॉल्यूम को 10% कम कर दें. सिर्फ एक बात नहीं है, दोनों बातें हैं. प्रॉफिट को 10 बढ़ाना है, ठीक है. प्रॉफिट पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा देंगे और वॉल्यूम को 10% कम कर देंगे. मतलब अगर 200 यूनिट बेच रहे हैं तो इसमें 20 यूनिट कम बेचेंगे, और जितने रुपए में ये पर यूनिट बेच रहे हैं उस पर 10% प्राइस बढ़ा देंगे, तो टोटल प्रॉफिट पर क्या फ़र्क पड़ेगा. देखिए, आइए पर यूनिट कैलकुलेशन करते हैं बेस्ड ऑन बजट. सेलिंग कितना होने वाला है? देखो 3,50,000 रुपये टोटल सेल्स है हमारी. कितने यूनिट बेचे हमने? 200 यूनिट बेचे. तो पर यूनिट सेल्स कितनी आ जाएगी? 1750 रुपये. 3,50,000 रुपये डिवाइडेड बाय 200. तो हमें पता लग गया भाई टोटल से 200 यूनिट बेचने हैं ना हमें, और टोटल सेल 3,50,000 रुपये की होनी है. तो उसके ब्याह पे पर यूनिट अगर हम 1750 रुपये का बेचेंगे, यानी कि 1,750 रुपीज़ का बेचेंगे, तब जाके हमारे पास टोटल सेल आएगी 3,50,000 रुपीज़ की. वेरिएबल कॉस्ट जो है, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट टोटल जो है वो आ रही है हमारे पास 2,20,000 रुपये की, ठीक है, 2,20,000 रुपये की. तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो आ रही है वो 1,100 रुपये की आ रही है, 1,100 रुपये की आ रही है, ठीक है, 1,100 रुपीज़ की आ रही है. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो है हमारे पास जो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो 1,750 में से 650 रुपये आ गए हमारे पास. टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 200 यूनिट के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन है हमारे पास 650 रुपीज़ इंटू 200, 1,30,000 रुपीज़. और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया था? टोटल कैलकुलेशन में से टोटल कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं. तो टोटल कंट्रीब्यूशन 1,30,000 रुपीज़ का है, और हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 1,01,250 रुपीज़ की. तो 28,750 रुपये का हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट. अब ये जो प्रॉफिट है ये तो अभी इतना है, लेकिन अगर हम लोग सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा दें और जो 200 यूनिट्स हैं इसको हम लोग 10% कम कर दें, इसमें 10 सेल प्राइस को 10% बढ़ा रहे हैं और नंबर ऑफ यूनिट्स को 10% कम कर रहे हैं, राइट. तो नया सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा? 1,750 रुपये तो पहले है, अब इसमें 10% हमें और ऐड करना है. तो 1,750 का 10% क्या होगा? 175 रुपये, ठीक है, राइट. तो 1,750 प्लस 175, 1,925 रुपये. अब हमें क्या करना है? पहला काम तो हमने ये कर लिया कि भाई 10% हमने जो है सेल्स प्राइस के अंदर प्राइस बढ़ा दिया, प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया. अब वॉल्यूम को कम करना है. नया सेल्स वॉल्यूम क्या है? -10% है. पहले अगर 200 यूनिट बेच रहे थे तो अब 20 यूनिट कम बेचने हैं. तो पहले 200 यूनिट बेच रहे थे, अब 10% कम बेच रहे हैं, यानी कि 10% ऑफ 200 विच इज़ 180 यूनिट्स. तो अब सेल्स रेवेन्यू कितना होगा भाई? पर यूनिट सेल्स हमारे पास आ रहा है 1,925 रुपये का, और अब हमें 200 यूनिट नहीं 180 यूनिट बेचने हैं. तो 1,925 रुपये इंटू 180 रुपीज़ विल इक्वल्स टू 3,46,500 रुपीज़, 3,46,500 रुपये. तो नया वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे पास आ जाएगा वो 1100 गुना 180 रुपये आएगा, जो कि होगा 1,98,000. अब जो नई कंट्रीब्यूशन आएगी वो आएगी 3,46,500 रुपये की. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे ना, तभी तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा. सेल्स माइनस वेरिएबल इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन. तो भाई सेल्स कितना है? 3,46,500 रुपीज़. वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 1,98,000. तो हमारे पास नया कंट्रीब्यूशन आ गया 1,48,500 रुपीज़.
अब प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग कंट्रीब्यूशन में से जो है फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 1,48,500 रुपीज़ माइनस 1,01,250 रुपीज़, हमारे पास जो नया प्रॉफिट आएगा वो होगा 47,250 रुपीज़। मतलब अगर हम सेल्स प्राइस को 10% बढ़ाकर वॉल्यूम को भी 10% कम कर देंगे तो हमारा फ़ायदा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, राइट, ऑलमोस्ट डबल, मैं डबल नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, राइट, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, इसके अंदर पार्ट 2 है, वॉल्यूम टू बी अचीव टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रॉफिट आफ्टर 10% राइज इन मटेरियल कॉस्ट। अगर मुझे मेरा देखो, मैं कुछ तो माल लेके बना रहा हूँ ये प्रोडक्ट, तो जो भी मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा था, अब अगर उसका दाम बढ़ गया है 10% से, तो मैं कितना रुपया बढ़ाऊँ, कितना माल बेचूँ बिना प्राइस बढ़ाए कि मेरा प्रॉफिट सेम रहे। ठीक, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सुनो समझो इस बात को समझो। जैसे पहले एक पेन बनाने में आपको 100 रुपये का खर्च आता था और उस पेन को आप बेचते थे 300 रुपये में। अब अगर यही पेन की कीमत में 110 रुपये हो गई है, 10% की बढ़त हो गई है, तो अब आप कितने यूनिट्स बेचोगे? पहले तो 3 यूनिट बेच देते थे, आपका काम हो जाता था। आप कितने यूनिट बेचोगे कि आप 300 रुपये ही कमाओ? ठीक, ये पूछ रहा है, लेमन लैंग्वेज में बोल रहा था। बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं दिया मैंने, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, बट ऐसा ही कुछ पूछ रहा है नाउ। सो ओरिजिनल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है? 1,32,000 रुपये। और अगर 200 यूनिट हम लोग पहले बेच रहे थे तो 660 रुपीज़ पर यूनिट हमारा मटेरियल कॉस्ट आ रहा है। अगर 10% ये बढ़ जाता है तो 660 प्लस 10% 66, 66 2 7 726 रुपये हो जाएगा हमारे पास। नया रिवाइज्ड मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा 10% बढ़त के साथ। अब लेबर कितना लग रहा था? 26,000 रुपये की लेबर 200 यूनिट पे लग रही थी, मतलब पर यूनिट 130 रुपये की लेबर लग रही है। तो जो टोटल खर्चा आ रहा है वो 130 रुपये का आ रहा है लेबर पर यूनिट, राइट ना। अब डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट कितना आ रहा था? 62,000 रुपये का टोटल आ रहा था 200 यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट 310 रुपीज़ का, 310 रुपये का आएगा। तो टोटल रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट जो होगी अब वो 660 रुपये की जगह बस हम कितना लिख लेंगे? 726 रुपये। बाकी सब चीज़ें तो सेम ही है, 130, 310, 1166 रुपये, 66 रुपीज़ बढ़ गए अगर आप पिछले वाले से ध्यान करोगे तो। 66 रुपीज़ एड ऑन इसके अंदर। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालेंगे तो भाई हमारे पास आ जाएगा 1750 माइनस 1166। अभी कहाँ से आया 1750? देखो, जो हमारे पास ओरिजिनल सेल्स प्राइस है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पर यूनिट हम लोग कितने रुपए का बेचेंगे? 3,50,000 रुपये को 200 यूनिट के हिसाब से बेचेंगे तो पर यूनिट 1750 रुपये का बेचना पड़ेगा, राइट। अगर इसमें से सेल्स प्राइस में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मेरे को कंट्रीब्यूशन पता लग जाएगा ना, राइट। तो सेल्स प्राइस हमारा 1750 रहने वाला था, कंट्रीब्यूशन, अब नया कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है जो कि 1166 रुपये हो गया, तो अब कंट्रीब्यूशन 584 रुपये का है मेरे पास, राइट। पहले कंट्रीब्यूशन कितना रहता था? वो होता था हमारे पास 650 रुपीज़, ओके। अभी कितना है? 584 रुपीज़, तो कम हो गया है। अब अगर कंट्रीब्यूशन को सेम रखना है तो क्या करेंगे भाई? देखो, टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रॉफिट ऑफ 28,750 रुपीज़ एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ 1,01,250 रुपीज़, टोटल कंट्रीब्यूशन जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 1,01,250 रुपीज़ प्लस 28,750 रुपीज़। तो इसको देखेंगे भाई, 1,30,000 रुपये हमारे टोटल हो जाएंगे। अब 1,30,000 को इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि अगर पर यूनिट इतने रुपए आ रहे हैं तो इतना पैसा कमाने के लिए कितने यूनिट होंगे, तो डिवाइड कर देंगे। लगभग 223 यूनिट्स, 223 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट हाफ में नहीं होता ना, तो अगर इसे ठीक कर देंगे तो 223 यूनिट्स, 223 यूनिट्स हमें बेचने पड़ेंगे। पहले से 23 यूनिट ज़्यादा बेचने पड़ेंगे, तब जाके हम सेम प्रॉफिट कमा पाएंगे। सो गाइज, दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन पेपर ऑफ दिसंबर 2024 ऑफ MMPC 004। मेरा नाम है किशन कनौजिया, और अगर आप ऐसे ही ट्यूशन क्लास लेना चाहते हैं पूरे आपके MBA के लिए, जिसमें सारे के सारे आपके जो असाइनमेंट्स हैं, आपके जो जितने भी रिपोर्ट्स हैं, सारी चीज़ें हम लोग यूनिट बाय यूनिट पढ़ाते हैं गाइस।
आपको MBA के बारे में सिखाएंगे, सिर्फ एग्ज़ाम नहीं दिलाएंगे। तो आप हमसे ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके 828-4x7। मेरा नाम है किशन कनौजिया और आप देख रहे थे igno.me मेरे यानी किशन कनौजिया के साथ। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, आप वीडियोस को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, जिससे मैं बाकी वीडियोस को बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइज, यू गाइज आर सो लवली। मिलते हैं अगली क्लास में।